नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी मैथमेटिक प्रश्नोत्तरी की और आज उसका छठा वीडियो सेशन है। तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास को। उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त का व्यास 8 मीटर है तब किस लंबाई का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपको एक वृत्त का व्यास दे रखा है और उसका केंद्र पर दिया गया कोण दिया गया है, तो उसे वो आपसे चाप की लंबाई पूछ रहा है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। इधर देख लीजिए, आपको क्या कह रहा है। एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसका व्यास कितना 8 मीटर, यानी यहाँ से ये इसका केंद्र बिंदु है, ये ए ये बी, इसका व्यास कितना है 8 मीटर। ठीक है, और वो कह रहा है कि किस लंबाई का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण आंतरित करेगा। हमने कह दिया ये पी क्यू क्या है, एक चाप है। क्या है? चाप है। और ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है? 45 डिग्री का। कितना? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वो इस पी क्यू चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो आपको पता है ये केंद्र बिंदु ओ है, पी ओ क्यू, ये क्या है? त्रिज्यीय खंड है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए ये तो एक त्रिज्यीय खंड है, पर आपको चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप कौन सा? पी क्यू चाप की लंबाई क्या पूछ रहा है? ये जो पी क्यू चाप है ये वाला, इसकी वो आपसे लंबाई पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है? थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर, जहाँ पर आर क्या है? त्रिज्या है। तो आपको व्यास कितना दे रखा है? जी सर, व्यास आपको 8 मीटर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। कितनी होती है? आधी। तो त्रिज्या आर बराबर कितना आ गया? 4। थीटा आपके पास कितना है? 45। 45 बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर कितना? 4। कितना? 4। 45 का भाग कितनी बार जा रहा है? 45 का भाग 8 बार। 45 का भाग 360 में 8 बार, यानी 45 एकम 45, 45 अट्ठे 360। अब देखिए ये 4 इंटू 2 कितना? 8। ये 8 से 8 कट गया, पीछे क्या बचा? पाई। तो उसका कितना आ जाएगा? चाप की लंबाई पाई मीटर। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास कितना? 8 मीटर, और वो कह रहा है कि जो एक चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और वो चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है। तो ये जो पी क्यू आपके पास चाप है, वृत्त की लंबाई जो वृत्त का व्यास आपके पास 8 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4 मीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो आपसे चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप पी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी? इसके लिए फॉर्मूला है थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना दे रखा है? 45।
थीटा की वैल्यू 45, आर बराबर कितना है 4, 45 ये 360 कितनी बार कट रहा है 8 बार, 4 इंटू 2 कितना 8, 8 से 8 कट गया, पीछे क्या बचा पाई, तो क्या आ जाएगी चाप की लंबाई पाई मीटर। आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया समतल मैदान पर 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत जनों का आंसर सही भी आ रहा है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है। जब आप डायग्राम अच्छे से बना दोगे तो इसका आंसर करने में आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। एक बार सभी इधर देख लीजिए, आपको क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर टावर। तो देखिए ये क्या है, एक ऊर्ध्वाधर टावर है और इस टावर की छाया समतल मैदान पर 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 हो जाता है। ये एक समतल मैदान है और वो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना, यहाँ पर कितना था 45 डिग्री, जब उसकी छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, जब उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30, कितना हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। एक बार वापस समझ लें, ये ऊर्ध्वाधर टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है h है, और वो कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, किस समय, जब उसकी छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। तो वो पूछ रहा है कि ये जो ऊर्ध्वाधर टावर है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए आपको पता होगा जब ये 45 डिग्री होता है तो ये कितनी होती है 1, और ये क्या होता है 1, ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार है। जब वैल्यू 45 डिग्री होती है तब ये होता है 1 और ये कितना होता है 1। जब ये 30, अब वो क्या कह रहा है, जब 45 से 30 डिग्री हो जाता है तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है 10 मीटर, कितनी बढ़ जाती है 10 मीटर, यानी यहाँ से वो कितना बढ़ जाता है 10 मीटर। जब आपके पास ये कोण 30 डिग्री का होता है तब ये ऊंचाई कितनी होगी, ये लंब 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, कितनी हो जाएगी √3। जब ये 30 डिग्री होता है तब आधार √3 और ऊंचाई 1, जब 45 डिग्री होता है तब आधार 1 और ऊंचाई कितनी 1। अब बताइए जब ये √3 है और उसमें से ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, जी सर ये वाला हो जाएगा √3 - 1, कितना हो जाएगा √3 - 1। कैसे, ये 1 है, ये पूरी √3 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी √3 - 1। अपन कह रहे हैं √3 - 1 और यहाँ कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 10/√3 - 1। ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है इंटू 1। ठीक है, ऊंचाई कितनी 1, तो ज्ञात कर लीजिए। क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेते हैं, तो 10/√3 - 1 इंटू √3 + 1/√3 + 1। तो देखिए क्या हो जाएगा 10√3 + 1। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो रहा है a - b a + b क्या होता है आपको पता होगा, a - b a + b क्या होता है a² -
बी स्क्वायर। तो देखिए √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 10 √3 प्लस 1 बट्टा √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 2, 2 से 10 कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो क्या आ जाएगा 5 √3 प्लस 1, कितना आ जाएगा 5 √3 प्लस 1। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ ले, इधर देख ले सभी जने, बाद में छाप लेना। आपको कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर टावर है जिसकी छाया समतल मैदान पर 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 हो जाता है। तो देखिए ये उसका ऊर्ध्वाधर टावर है जिसकी ऊंचाई h है, और यहाँ पर पहले जो ये छाया यहाँ थी, जैसे ही सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 हो गया तो छाया कितनी बढ़ गई, 10 मीटर। तो वो ऊर्ध्वाधर जो टावर है इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या है, जब ये कोण 45 डिग्री होता है तो ये वैल्यू 1, ये कितनी होगी 1। जब ये 30 डिग्री होता है तो ये पूरी वैल्यू √3 और ये कितनी 1। तो देखिए ये पूरा √3 है, ये वाली वैल्यू 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी √3 माइनस 1। ठीक है, अब ये √3 माइनस 1 और यहाँ पर कितनी कह रहा है 10 है, तो 10 बट्टा √3 माइनस 1 इंटू क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई कितनी 1। अब क्या करना है, परिमेयकरण 10 बट्टा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। अब क्या हो रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी सर्वसमीका याद होगी, a माइनस पी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना 2, और ऊपर कितना बच गया 10 √3 प्लस 1। 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार। तो कितना आ गया 5 √3 प्लस 1। तो आपका जो आंसर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आराम से इसे छाप लीजिए। हो गया जी सर, हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर करने का प्रयास करना। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसे एक बार ज़रूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कह रहा है कि U अनुपात V बराबर 4:7 है तथा V अनुपात W बराबर 9:7 है। यदि U बराबर 72 है तो W का मान क्या होगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत जनों का आंसर सही भी आ रहा है, बहुत अच्छा। सभी जने करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार ज़रूर लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। इधर देख लीजिए, एक बार रोक दीजिए अपने काम को। देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, U अनुपात V आपको कितना दे रखा है 4:7 और V अनुपात W दे रखा है 9:7। तो आपको किन किन की वैल्यू दी हुई है, U V W की। तो देखिए U अनुपात V कितना 4:7, ठीक है, और V अनुपात W कितना 9:7, ठीक है। अब देखिए जगह जो खाली है उसे भर दीजिए। ये 7 आगे आ गया, 9 के आगे जगह खाली, 9 को आगे बढ़ा दिया
सॉल्व कर लीजिए। 9 चौक 36 अनुपात 7 नब्बे 63 अनुपात 7 सत्ते 49। यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई? u बराबर 36, v बराबर 63, w बराबर 49। आपके पास u की वैल्यू कितनी? 36। क्वेश्चन में कितनी कह रहा है? 72। कितनी कह रहा है? 72। ज्ञात क्या करना है? w इंटू 49। ठीक है, 36 का भाग 72 में कितनी बार? 2 बार। 36 2 72। 49 इंटू 2 कितना? 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9। तो कितना आंसर आ जाएगा? 98। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ ले इसे। देखिए आपके सामने u अनुपात v दे रखा है, v अनुपात w दे रखा है। तो सबसे पहले u v w लिख दीजिए। u अनुपात v कितना? 4 अनुपात 7 और v अनुपात w कितना? 9 अनुपात 7। अब सबसे पहले क्या करेंगे? जो जगह खाली है उसे भर दीजिए। 7 के आगे जगह खाली, 7 को आगे बढ़ा दिया 7। 9 के आगे जगह खाली, 9 को आगे बढ़ा दिया। अब सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 4 कितना? 36। 7 इंटू 9 कितना? 63। 7 इंटू 7 कितना? 49। आपके पास में u की वैल्यू 36, v की वैल्यू 63, w की वैल्यू 49। क्वेश्चन में कह रहा है u बराबर 72 है और अपन क्या कह रहे हैं? u बराबर कितना? 36। और आपको ज्ञात क्या करना है? w ज्ञात करना है इंटू 49। 36 एकम 36, 36 दूना 72, 49 इंटू 2 कितना? 98। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आपको u v w की वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे कह रहा है वैसे रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश तीनों मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से कीजिए। हो गया? जी सर कर रहे हैं। बहुत जनों का आंसर सही भी आ गया है। कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सभी जने एक बार इधर देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल, दिनेश और दीपक तीनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। कौन? अनिल और कौन है? दीपक और दिनेश। ये तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 35 दिन में। ठीक है। और अनिल तथा दिनेश मिलकर, अनिल और दिनेश दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 60 दिन में। देखिए, जब अनिल, दीपक और दिनेश तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं और अनिल और दिनेश दोनों मिलकर उस काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि कुल काम कितना है। तो कुल काम कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का लसअप ले लेंगे। कितना आएगा? 35 और 60 का लसअप कितना? 35 और 60 का लसअप कितना हो जाएगा? 5 का भाग दे दीजिए। पहले 2 का भाग 35, 30 दूना 60, फिर 2 का
35, 15 दूना 30, फिर 3 का 35, 5 तिया 15, फिर 5 का 7 पंजा 35, 1, फिर 7 का 1 1, कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 कितना 6 7 42, तो कितना आ गया 420। तो देखिए इन दोनों का लसअप कितना 420। तो ये तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं, यानी 35 दिन में 420 पौधे लगाते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता ज्ञात कर लीजिए। 35 का भाग 420 में कितनी बार, 35 इंटू 12 कितनी बार, 12 बार, यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 पौधे लगाते हैं। तो 35 दिन में कितने लगाते हैं, 420 पौधे। अब अनिल और दिनेश दोनों मिलकर 60 दिन में 420 पौधे लगाते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने लगाएंगे, 60 का भाग 420 में कितनी बार, 7 बार, कितनी बार, 7 बार। जब अनिल और दिनेश दोनों मिलकर एक दिन में 7 पौधे लगाते हैं, अब वो कह रहा है कि जो दीपक है वो अकेला एक दिन में कितने पौधे लगाएगा। तो देखिए जब अनिल और दिनेश दोनों मिलकर एक दिन में 7 लगाते हैं, तो अनिल, दीपक और दिनेश तीनों मिलकर एक दिन में कितने लगाते हैं, 12। जब तीनों मिलकर एक दिन में 12 लगाते हैं और अनिल और दिनेश एक दिन में 7 लगाते हैं, तो पीछे दीपक है वो अकेला एक दिन में कितने लगाता है, 12 में से 7 ये दोनों लगाते हैं। तो ये कितने लगाता है, 5 पौधे, कितने लगाता है, 5। देखिए अनिल और दिनेश एक दिन में जब 7 लगाते हैं और तीनों मिलकर 12 लगाते हैं, तो दोनों का माइनस कर दो। दीपक एक दिन में कितने पौधे लगाता है, 5 पौधे, और वो सारा काम दीपक अकेले को करना है। तो कुल काम कितना, 420, यानी 420 पेड़ लगाने हैं। दीपक एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, तो 420 लगाने में कितने दिन लगेंगे, 8 टू पंजे 40, 5 चौक 20, कितने दिन लगेंगे, 84 दिन। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। वापस समझ ले, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिल, दीपक और दिनेश तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं, तथा अनिल और दिनेश दोनों मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो वो कह रहा है कि दीपक इस काम को कितने दिन में अकेला पूरा करेगा। तो तीनों मिलकर 35 दिन में और अनिल और दिनेश मिलकर 60 दिन में करता है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं कि इनकी कार्य, कुल कार्य कितना। तो दोनों का एलसीएम लिया, 35 और 60 का एलसीएम कितना आ गया, 420। अब देखिए तीनों मिलकर 35 दिन में 420 पौधे लगाते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने लगाएंगे, तो 35 का भाग 420 में 12 बार, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 12 पौधे लगाएंगे। ये जो 12 है वो इनकी कार्य क्षमता है, कब की, एक दिन की। तो उसी प्रकार अनिल और दिनेश दोनों मिलकर एक दिन में कितने पौधे लगाएंगे, 60 का भाग 420 में 7 बार। तो दोनों मिलकर 7 पौधे लगाएंगे। अब वो कह रहा है कि दीपक अकेला 420 पौधे कितने दिन में लगाएगा। जब ये तीनों 12 पौधे एक दिन में लगाते हैं, जिसमें अनिल और दिनेश दोनों एक दिन में 7 पौधे लगाते हैं, तो दीपक एक दिन में कितना लगाता है, तो 12 में से 7 गया। दीपक एक दिन में 5 पौधे लगाता है। कुल 420 लगाने हैं, तो 420 बट्टा 5 कितना, 84, यानी वो 84 दिन में 420 पौधे लगा देगा। तो आपका आंसर ए है वो क्या है, सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है और उनका खर्च 3:2 के अनुपात में है,
यदि प्रत्येक 600 की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। देखिए आपसे कह रहा है कि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है। यदि उनका खर्च 3:2 है तो यदि ये प्रत्येक 600 की बचत करता है तो देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3, ए की आय 4, बी की आय कितनी 3, सॉरी ए की आय 4x, बी की आय कितनी 3x। ये वार्षिक आय है। अब वो कह रहा है कि जब उनका खर्च 3:2 होता है, यदि ये 600 रुपये की बचत करते हैं तो देखिए ए की आय 4x है, आय में से यदि वो 600 रुपये की बचत करता है तो उसका खर्च कितना है, तो उसके खर्च का अनुपात, जब दोनों 600 रुपये की बचत करते हैं, ए भी 600 रुपये की बचत करता है, बी भी 600 रुपये की बचत करता है, तो इनकी खर्च का जो अनुपात है वो कितना है 3:2, 3/2। वापस समझ लें, ए और बी की जो वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है। अपन ने कह लिया ए की आय 4x, बी की आय 3x। अब वो कह रहा है कि ये दोनों 600 रुपये की बचत करता है, कुल आय में से 600 रुपये बचत करता है, तो उनका खर्च कितना 3 रुपये, ए का खर्च 3, बी भी अपने आय में से 600 बचत करता है तो खर्च कितना 2। तो इन दोनों का खर्च का अनुपात 3:2 है। तो वो पूछ रहा है कि ए की आय कितनी होगी। सॉल्व कर लीजिए, 2 का इससे गुणा, 2 × 4x कितना 8x, माइनस 600 × 2 कितना 1200, बराबर 3x × 3 कितना 9x, माइनस 600 × 3 कितना 1800। x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। ये माइनस के 1200, ये माइनस के 1800 इधर आके प्लस के 1800 बराबर 9x माइनस 8x। 9x में से 8x गया, कितना बच गया x। 1800 में से 1200 गया 600, तो x बराबर कितना आ गया 600। ए की आय पूछ रहा है, ए की आय कितनी 4x, तो x बराबर कितना 600, तो 4 × 600 कितना 2400, 6 × 4 24, 2 0। तो ए की आय कितनी 2400 रुपये। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार वापस समझ ले, आपसे कह रहा है कि ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है और उसके खर्च का अनुपात 3:2 है। जब ये दोनों अपनी आय में से 600 रुपये बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। अपन ने कह लिया ए की आय 4x, बी की आय 3x। जब ये अपनी आय में से 600 रुपये बचत करता है तो खर्च कितने करता है 3। जब बी अपनी आय में से 600 खर्च बचत करता है तो खर्च कितने करता है 2। तो खर्च का अनुपात 3/2। तो आपसे ए की आय पूछ रहा है, क्रॉस में गुणा कर दीजिए। 4x का 2 से गुणा 8x, माइनस 600 × 2 कितना 1200, 3 × 3x कितना 9x, 3 × 600 कितना 1800। तो 9x में से 8x गया, पीछे क्या बचा x, और ये माइनस के 1800 इधर आए, प्लस के 1800 और माइनस के 1200 कितने 600। x बराबर 600 आ गया। ए की आय कितनी 4x, तो 4 × 600 कितना 2400। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। एक और तरीका है, उससे भी समझा देता हूँ। देखिए ए और बी दो जने हैं। ए और बी की जो आय है वो कितनी दी हुई है 4:3
3। कितनी दी हुई? 4:3। और उनका खर्च दे रखा है, खर्च कितना दिया हुआ है? 3:2। जब उनकी आय का अनुपात 4:3, खर्च 3:2, तो 4 में से 3 खर्च करता है, बचत कितनी करता है? 1 रुपये की। बी 3 में से 2 खर्च करता है, बचत कितनी करता है? 1 रुपये की। आपसे क्या पूछ रहा है? ए की वार्षिक आय पूछ रहा है, ए की आय पूछ रहा है, तो यहाँ पर बचत कितनी? 1 की। खर्च कितना? 3 का। तो देखिए 1 रुपये बचत करता है, कितनी बचत करता है? 1 की। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 600 रुपये की बचत करता है। यहाँ पर 1 की बचत, क्वेश्चन में कह रहा है 600 की बचत, तो क्या आ जाएगा? 600/1। और आपसे पूछ क्या रहा है? ए की आय पूछ रहा है। ए की आय कितनी? 4। तो 600 × 4 कितना? 2400। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लें। ए और बी की आय का अनुपात 4:3, खर्च का अनुपात 3:2। तो देखिए ए 4 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्च कर देता है, तो 1 रुपये की बचत करता है। तो 1 रुपये की बचत करता है, क्वेश्चन में कह रहा है 600 रुपये की बचत करता है, तो 600 की बचत, और यहाँ पर कह रहा है 1 की बचत, 600/1 इंटू ए की आय ज्ञात करनी है, कितनी है? 4। तो 600 × 4 कितना आ जाएगा? 2400। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रमागत छूट 20%, 10% और 5% हो तो छूट की एकल समतुल्य दर क्या होगी? इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हो गया? जी सर हो गया। एक बार इधर देख लीजिए। यदि क्रमागत छूट 20, 10 और 5, देखिए पहले वस्तु का कितना रुपया? 100 रुपये है, और उस पर क्रमागत छूट दे रहा है 100 पर 20 की छूट माइनस 20% की छूट कितने पर? 80 रुपये। कितने हो गए? 80। फिर वो 10% की और छूट दे रहा है, तो 80 पर 10 की छूट कितनी? 8 रुपये की। कितने की? 8 की। तो 80 में से 8 गया, कितना? 72 रुपये। कितना? 72 रुपये। अब वो कह रहा है कि 72 पर 5% की छूट, तो 72 का 5% कितना हो जाएगा? 72 × 5/100। 5 से कितनी बार? 20 बार। ये कितनी बार गया? 20 × 60। कितना बच गया? 12। 20 छक्का 120। 3.6 की छूट 72 पर 3.6 की छूट दे रहा है, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4, और 11 में से 3 गया 8 और 6, तो कितना आ जाएगा? 68.4। तो वो पूछ रहा है कि समतुल्य छूट कितनी होगी? 100 से 68.4 पर कितने की छूट? 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 6 गया 3, तो कितना आ जाएगा? 31.6। आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ ले।
आपको कह रहा है कि यदि क्रमागत छूट 20%, 8% और 5% हो तो एकल समतुल्य दर क्या होगी। मैंने कहा कोई वस्तु 100 रुपये की है, 20% की छूट 80 रुपये, फिर वो 8% की छूट दे रहा है, सॉरी 10% की छूट दे रहा है, तो 80 वाली वस्तु कितने पर, 72 पर। फिर वो 5% की छूट, 72 का 5% 3.6, तो 72 पर 3.6 की छूट 68.4। अब इसका एकल समतुल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 68.4 गया, कितना बचा 31.6। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा 31.6%। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी। 36 किताबों का सीपी 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 30 किताबों के एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत जो पूछ रहा है वो ज्ञात करना है। तो देखिए सीपी बट्टा एसपी नीचे आ गया, सीपी बट्टा एसपी कितना हो गया 30, ये 36 इधर गुणा में था भाग में आ गया 30 बट्टा 36। तो देखिए कोई वस्तु 30 रुपये में लेकर आया, 36 रुपये में बेच दी, क्या हुआ जी सर 6 रुपये का लाभ हुआ। तो आपको लाभ कितना हुआ, 6 रुपये का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ कितने का 6 रुपये का। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर सीपी कितना है 30, कितना है 30 इंटू 100 प्रतिशत ज्ञात करना है। 100, 6 का भाग 30 में कितनी बार, 6 पंजे 30, 5 का भाग 100 में कितनी बार 20 बार, 20 पंजे 100। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 20% का आपको क्या होगा लाभ होगा। तो आपका जो आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार इसे वापस समझ ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य यानी 36 किताबों का जो क्रय मूल्य है सीपी वो किसके बराबर है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो वो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, सीपी ये एसपी गुणा में इधर आके कहाँ में चला गया, भाग में, सीपी बट्टा एसपी 30, ये जो 36 गुणा में था इधर भाग में आ गया, कितना हो गया 36। तो देखिए क्रय मूल्य कितना 30, विक्रय मूल्य कितना 36। 30 रुपये की कोई वस्तु लेकर आया, 36 रुपये में बेच दी, जी सर 6 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 6 रुपये का। तो प्रॉफिट लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ कितने का 6 का। लाभ और हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना 30 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100। 6 का भाग 6 एकम 6, 6 पंजा 30, 5 का भाग 100 में कितनी बार 20 बार। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मापानों का औसत 13 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 73 को 48 अंकित किया गया, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करें। बहुत अच्छा, सभी जनों का आंसर, बहुत जनों का आंसर है जो सही भी आ रहा है। कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है ये क्वेश्चन। देखिए एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपको कह रहा है कि 25 मापानों का औसत कितना? 13। 25 मापानों का जो औसत है वो कितना दे रखा है? 13। कितना दिया? 13। तो इन 25 मापानों का योग कितना हो जाएगा? जी सर, संख्या इंटू औसत। 25 इंटू 13। 25 मापानों का योग 25 इंटू 13 और संख्या कितनी है? 25। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अंकित तो 73 करना था पर गलती से 48 कर दिया। उसको जोड़ना तो 73 था पर गलती से 48 कर दिया, गलती हो गई, इसका मतलब माइनस। तो आपको नया औसत ज्ञात करना है। सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू 13 कितना? 13 पंजे 65, हासिल की 6, 13 दूना 26, 26 और 6 कितना? 32। कितना? 32। 325 प्लस 73 माइनस 48 बटा 25। सॉल्व कर लीजिए। 325 और 73 कितना? 5 और 3 8, 2 और 7 कितना? 9 और 3, 398 माइनस 48 बटा 25। यहाँ पर कर लीजिए कितना आ जाएगा? 398 में से 48 गया, कितना बच गया? 350 बटा 25। 25 का भाग कितनी बार? 25 एकम 25, कितना शेष बच गया? 10, कितना हो गया? 100, 25 चौका 100, तो कितना आ गया? 14। तो नया औसत कितना? 14। तो आपका जो आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार सभी जने वापस देख ले, अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको कह रहा है कि 25 मापानों का औसत 13 है और वो कह रहा है कि त्रुटि के कारण 73 के स्थान पर 48 अंकित कर दिया, तो नया औसत क्या? तो 25 मापानों का औसत 13, तो 25 मापानों का योग कितना? औसत इंटू संख्या। 25 इंटू 13 और उन कुल संख्या कितनी? 25। अब वो कह रहा है कि अंकित तो 63 करना था, 73 उसको जोड़ना था, गलती से 48 कर दिया, यानी गलती की, इसका मतलब उसे सजा भुगतनी होगी, माइनस 48। सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू 13 कितना? 325 प्लस का 73 माइनस का 48 बट्टा 25। 325 और 73 कितना? 398 माइनस 48 बट्टा 25। 398 में से 48 गया, 350 बट्टा 25। 25 का भाग 350 में, 25 एकम 25, शेष कितना? 10, फिर कितना हो गया? 100। 100 में 25 का भाग 4 बार, तो नया औसत कितना आ गया? 14। तो आपका जो आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्यों में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 है
तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ये जो आपको 200% दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 20% कर देना, थोड़ा त्रुटि के कारण हो गया है ऐसा। ये जो 200% है क्वेश्चन में, इसे 20 कर देना। जल्दी से कीजिए, अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि। मान लीजिए वस्तु का मूल्य कितना, 100 रुपये। कितना, 100 रुपये। 10% की वृद्धि, कितने की, 10% की वृद्धि, 10 रुपये की वृद्धि। 100 पर 10 की वृद्धि कितना, 110 रुपये। फिर वो कह रहा है पुनः 20% की वृद्धि, 110 पर 20 की वृद्धि, तो 110 का 20% कितना हो जाएगा, 110 का 20% कितना, 22। तो 110 पर 22 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 132 रुपये। मतलब वो कह रहा है कि वस्तु का जो अंतिम मूल्य 132 है, और तो देखिए आपसे कह रहा है वस्तु का अंतिम मूल्य 132 रुपये, और क्वेश्चन में कह रहा है कितना, 33। तो 132 किसके बराबर हो जाएगा, 33 के बराबर। और वो वस्तु का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो 1% किसके बराबर, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 33 बट्टा 132 के बराबर। और वो आपसे आरंभिक मूल्य पूछ रहा है कितना है, 100 रुपये इंटू 100। 33 का भाग 132 में कितनी बार, 4 बार। 4 का भाग 100 में कितनी बार, 25 बार। तो कितना आ जाएगा, 25 रुपये। तो उसका जो आरंभिक मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 25 रुपये। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार वापस समझ ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का पहले 10% की वृद्धि हुई उसके मूल्य में, फिर 20% की वृद्धि हुई, और उसका अंतिम मूल्य 33 रुपये है। तो आरंभिक मूल्य कितना रुपये होगा। तो अपन ने कह लिया उसका आरंभिक मूल्य 100 रुपये है, और पहले में वो 10% की वृद्धि कर रहा है। 100 पर 10 की वृद्धि 10 रुपये, तो 110 रुपये। फिर वो कह रहा है कि इस पर 20% की वृद्धि और कर रहा है, तो 110 पर 20 की वृद्धि 22 रुपये। तो 110 पर 22 की वृद्धि कितनी हो गई, 132 रुपये। तो उसका जो अंतिम मूल्य 132 रुपये, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 33 रुपये। 132 किसके बराबर, 33 के बराबर। अब वह एक किसके बराबर हो जाएगा, 33 बट्टा 132 इंटू, आपसे क्या पूछ रहा है, आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो इंटू 100। 33 एकम 33, 33 चौका 132। 4 का भाग 100 में कितनी बार, 25 बार। तो उसका जो आरंभिक मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 25 रुपये। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। छाप लिया इसे, जी सर छाप लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लें। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण के विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करें। तो इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने कीजिए।
इधर देखिए, एक बार वहीं रुक जाएं, अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज क्या होता है, आप सभी को पता होगा, जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ABC ये समकोण त्रिभुज है और ये कितना है, 90 डिग्री। वो कह रहा है कि त्रिभुज का जो आधार वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। और इसका जो शीर्ष लंब है, ये जो शीर्ष लंब है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। तो उसके विकर्ण के विपरीत शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, यानी ये जो विकर्ण AC है इसके विपरीत ये वाली लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये इसका क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, आधार। तो आपको कर्ण ज्ञात करना है, AC कितना हो जाएगा जी सर, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना, 12 का स्क्वायर। कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना, 144। कितना, 144। सॉल्व कर लीजिए, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169। अंडर रूट 169 किसकी वैल्यू होती है, 13 की। किसकी, 13 की। 13 तिया 39, 13 एकम 13 और 3 16। तो अंडर रूट 169 कितना, 13। तो आपके पास AC कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये जो शीर्ष लंब है इसको नाम दे दीजिए BO। जो ये BO की लंबाई पूछ रहा है, BO बराबर क्या हो जाएगा, आधार इंटू लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार इंटू लंब बटा कर्ण। आधार कितना, 12 इंटू लंब कितना, 5 बटा कर्ण कितना, 13। तो 12 इंटू 5 कितना, 60 बटा 13। सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4.6। तो आपका जो C ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस देख ले, आपको क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो लंब है वो कितना है, 5 है, आधार 12 है, और वो कह रहा है कि उसके विकर्ण से शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो देखिए, ये इसका लंब 5, आधार कितना, 12। तो ये जो आपका कर्ण है वो कर्ण क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट लंब कितना, 5, आधार कितना, 12। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो कितना हो गया, 144 और 25 कितना, 169। अंडर रूट 169 कितना होता है, 13। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आधार लंब, ये जो लंब है शीर्ष लंब, इसकी लंबाई। तो क्या फॉर्मूला होता है, आधार इंटू लंब बट्टा कर्ण। तो 12 इंटू 5 बट्टा 13। तो 12 इंटू 5 कितना, 60। 60 बट्टा 13 कितना, 4.6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि दो शंकुओं का अनुपात, आयतन का अनुपात 2:3 तथा उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा,
एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने कीजिए। हो गया? जी सर हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपको कह रहा है कि शंकु का आयतन का अनुपात, तो पहले शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वो कह रहा है कि इनके आयतन का अनुपात कितना? 2:3, यानी उनका आयतन 2/3 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 है। जब आपको अनुपात की बात करें तब जो ये मैथमेटिकल होता है इसको तो साथ में नहीं लिया जाता है। आर स्क्वायर एच यानी त्रिज्या कितनी? 1:2, तो आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच। तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 8/3 इंटू 1 कितना? 3। तो एच बराबर 8/3। तो उसकी ऊंचाई का अनुपात कितना आ जाएगा? 8:3। तो आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इधर देख ले। आपसे कह रहा है कि किसी शंकु के आयतन का अनुपात 2:3, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया हुआ 2/3 यानी 2:3 है, तो ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में ये गणितीय संख्या यूज नहीं ली जाती है। जब आपसे अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो आर स्क्वायर है तो 1/4 इंटू एच। एच ज्ञात करना है। 4 इधर गुणा में 4 दूनी 8, 3 इंटू 1 कितना? 3। एच बराबर कितना आ गया? 8/3। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 8:3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।